नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, उसके अक्षांश और देशांतरों के लिए। तो आपको जो कहा था अक्षांश, देशांतर और भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो भारत की स्थिति अपन ने देखी थी। भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अक्षांश यानी पूर्व से पश्चिम में खींची, विश्व के मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं और उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। अक्षांश जो होते हैं, अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है। अक्षांश से जलवायु का और देशांतर से समय का निर्धारण होता है। अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण कैसे होता है? जब सूर्य का प्रकाश, जैसे अपने बात करें भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा जब गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है, ये अपने भारत के मध्य से होकर जब गुजरती है तो ये जो है अपने विश्व के मानचित्र को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें देखे जाइए, विश्व का मानचित्र है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5, ये 66.5 और ये 23.5 और ये 66.5। ये अक्षांश है अपने। मतलब इम्पोर्टेंट जो अक्षांश, मुख्य अक्षांश जो है ये यही है। 23.5 कर्क रेखा, इसको बोलते कर्क रेखा। ये आर्कटिक रेखा, ये मकर रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। ये 23.5, ये 66.5 सेम है। तो अब इसमें क्या है, 0 डिग्री जो है ये, इस पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इस क्षेत्र को अपन यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी गर्म, उष्ण कटिबंध। यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र इसको बोलते हैं शीतोष्ण। न ज़्यादा सर्दी और न ज़्यादा गर्मी, शीतोष्ण। ये भी वाला जो पार्ट है ये भी इसी में आ गया उष्ण में, और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वो शीतोष्ण में। और ये जो है शीत कटिबंध। शीत का अर्थ क्या होता है? ठंडे। ये दोनों ऊपर उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों क्षेत्र जो है कैसे, दोनों के दोनों क्या है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिकतर कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वहाँ तक ही अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा पाता है। तो इस कारण से जैसे जैसे अपन इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे और दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमारे जो अक्षांश है उन अक्षांशों की जो दूरी है, अक्षांशों की दूरी धीरे धीरे क्या होगी, अक्षांशों की दूरी हमेशा समान रहती। तो समान एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 111 किलोमीटर का अंतर है। और अपने तो उत्तर से दक्षिण में कितने अक्षांशों का अंतर है? 30 अक्षांशों का। 30 अक्षांश है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, लगभग वही आ जाता है अपना। और उत्तर से दक्षिण की अपनी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो कहाँ से? कश्मीर से ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर में हमारा विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी बताई थी अपने को? 3214। जबकि गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब बात कर रहे हैं अक्षांशों की, यानी यहाँ से ऊपर और नीचे। अब ये भारत का देखिए तो उत्तरी भाग जो है वो ठंडा प्रदेश है, नीचे वाला भाग जो है वो गर्म प्रदेश है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा जो नीचे आती है और भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र होने के कारण ये गर्म रहता है हमारा क्षेत्र। ये तो अक्षांशों से किसका निर्धारण होता है? जलवायु का। अक्षांश जो है हमेशा जलवायु का निर्धारण करते हैं और देशांतर समय का निर्धारण करते हैं। और समय का ये 0 डिग्री से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता है। और हमारी भारत की मानक समय रेखा कितनी है? वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है और ये यहाँ पे पड़ती है। और ये कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर। अब 82.5 डिग्री 0 से या 82.5, तो 0 से स्टार्ट कर 82.5 पर जाकर अपने भारत की मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। तो ये तो अपने अक्षांश और देशांतर हो गए। उन अक्षांश किसका? जलवायु का। समय देशांतर समय का निर्धारण करते हैं। साथ अपन नेक्स्ट बात करें कि भारत के भौतिक प्रदेश, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में देखते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम लिख लेते हैं। पहले नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पे गंगा का विशाल मैदान,
तीसरे नंबर पे आता है थार का मरुस्थल। 4 नंबर पे आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर पे अपन बात करें तो अपन सीधे सीधे 5 की बात करें तो समुद्री तटीय सीमा और द्वीपों को एक साथ लिखे तो 5 होंगे और अलग अलग लिखते हैं तो तटीय मैदान और 6 नंबर पे आता है द्वीप समूह। ये 6 पार्टों में डिवाइड किया है संपूर्ण भारत को। अब इस भारत के भौतिक प्रदेश जो है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पूरा पार्ट है जम्मू कश्मीर, ये वाला अरुणाचल वाले क्षेत्र से होते हुए ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये एक भौतिक प्रदेश है, पर्वतीय नहीं, सारा का सारा हिमालय क्षेत्र होने के कारण इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जस्ट इसके नीचे की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गंगा का विशाल मैदान। इस क्षेत्र से होकर गंगा नदी निकलती है तो यहाँ पर गंगा नदी अपने विशाल मैदान का निर्माण करती है तो गंगा का विशाल मैदान। राजस्थान के इस वाले भाग में क्या आ गया, थार का मरुस्थल। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल 3 हो गए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों साइड में इधर तटीय मैदान और इधर भी, इधर पश्चिमी तटीय मैदान और इधर पूर्वी तटीय मैदान। तो ये तो आता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। तो अपने कितने भौतिक प्रदेश हो गए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 1, गंगा का विशाल मैदान 2, थार का मरुस्थल 3, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया 4 और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है। तटीय मैदान दोनों साइड है जिसका नाम पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों का नाम अलग अलग दे दिए गए। तो तटीय मैदान 5 और यहाँ पर ये है अरब सागर। इस अरब सागर में बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार के द्वीप है और ये द्वीपों का समूह है। उस द्वीपों के समूह को बोलते हैं लक्षद्वीप। तो ये द्वीप समूह हो गया लक्षद्वीप। इधर है बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में क्या है, बहुत सारे द्वीपों की एक श्रृंखला है इस प्रकार से नीचे तक। और ये जो पूरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे 6 भौतिक प्रदेश हो गए। जब अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेशों की तो भौतिक यानी अपनी भूमि को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है। भौतिक प्रदेश, भौतिक यानी फिजिकल रूप से जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के तो अलग अलग देश है, लेकिन हमारे देश की जो धरती है उस धरती को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो उत्तर में स्थित है, हिमालय क्षेत्र वाला। गंगा का विशाल मैदान जहाँ से होकर गंगा नदी निकलती है और अपने मैदान का निर्माण करती है, वो गंगा का विशाल मैदान। थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। थार का मरुस्थल जिसका विस्तार गुजरात के कुछ क्षेत्र में आता है, जिसको अपन कच्छ का रण बोलते हैं, वो भी इसी का पार्ट माना जाता है, लेकिन उसका नाम अलग है। गुजरात में कच्छ का रण बोलते हैं, राजस्थान में इसको थार का मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल दोनों जगह। फिर आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय। अब प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, यानी ऐसा भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है 1, 2, 3 साइड जल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप की श्रेणी में मानते हैं। भारत भी, हालांकि भारत को भी प्रायद्वीप की श्रेणी में मानते क्योंकि भारत भी एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। और इस तटीय मैदानों के सारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी स्थित है। घाट यानी जो कठोर भूमि है, पथरीली भूमि है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट भी एक पर्वत श्रृंखला है। द्वीप समूह, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर एक द्वीपों का एक समूह बनाया गया, जिसको लक्षद्वीप नाम दिया गया। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप है जिसको भी क्या नाम दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी की अगर बात करें तो ये भौतिक प्रदेश हो गए। हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लिया, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में देख लिया। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब उत्तर से जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल तक भारत का विस्तार है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2933
जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की लंबाई स्थित है। तो ये सारी की सारी जो है अपने स्थलीय सीमा, जलीय सीमा कितनी है वो चीज़ भी अपन ने देख ली। अब अपना क्षेत्रफल कितना है भारत का। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारी भारत की भूमि का क्षेत्रफल है कि हमारे पास इतनी भूमि है। लेकिन इस भूमि जो संपूर्ण विश्व की जो भूमि है, संपूर्ण विश्व की भूमि का केवल 2.4% भाग भारत के पास है। तो विश्व की जो टोटल भूमि है उसका 2.4% हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर भारत बसा हुआ है। भारत के विषय प्राचीन काल में बहुत सारे नाम हुआ करते थे। आर्यावर्त के नाम से भी भारत को जानते हैं। तो आर्यावर्त, भारत नाम का एक राजा हुआ करता था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये अलग अलग नामों से हमारे देश को उस समय पुकारा जाता था। तो ये बड़े ध्यान से इस चीज़ों को बिल्कुल ही आपको समझाने की दृष्टि से इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे भौतिक प्रदेश हो गए। अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार आपके समझ में आ गया होगा। अक्षांश की परिभाषा अच्छी तरह से लिख लेना। देशांतर की परिभाषा दोबारा बता देता हूँ मैं। अक्षांश जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम वाले विश्व के मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और विश्व के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है और देशांतरों से समय का निर्धारण होता है। ये चीज़ विशेष ध्यान से अपने को नोट करते हुए जाना है। धीरे धीरे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में बुक में देखते हैं। अभी फर्स्ट वाला चैप्टर तो आपके यही है, भारत की स्थिति के बारे में दिया हुआ है इसमें। तो भारत की स्थिति आ गई। अब अपन इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर भारत का मानचित्र, जिसमें भारत के मानचित्र में भारत में कितने राज्य हैं, वो राज्यों की राजधानियाँ क्या है, भारत टोटल राज्य उनकी राजधानियाँ। तो भारत की स्थिति आ गई। महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी जगत में भारत की स्थिति ये कुछ दिया हुआ है। नई बुक प्रिंट होकर आई है आपके 11वीं क्लास में। इस बुक में ऑलमोस्ट इतना ही था। पड़ोसी देश दिए हुए हैं, उसका आकार दिया हुआ है। अब अपने जो चीज़ आपको बताई थी वो चीज़ें तो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसमें। और फिर भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर को पढ़ने के बाद में इसको ध्यान से वीडियो को देखते हुए और इसके प्रश्न उत्तर है वो भी आपको साथ के साथ करने की कोशिश करनी है। पहले सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में, भारत का मानचित्र अपने को अच्छे से सीखना है। भारत का मानचित्र आता है तो ये मान के चलो अपने 30% ज्योग्राफी तो एक मानचित्र से क्लियर हो जाती है। तो भारत का मानचित्र अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।